डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बेटा स्टडी कर लिया था। ठीक है, आपका किसी एक इस पे इंक्लाइन सरफेस पे मोशन पुली के हेल्प से किसी इंक्लाइन सरफेस पे कनेक्टेड मोशन कर लिया था। ठीक है, और बाकी सारे केसेस हो चुकी थी। लास्ट में हम लोगों ने ये भी कर लिया था कि अगर कनेक्टेड मोशन है तो उस केस में क्या क्या एक्सेलेरेशन होगा, सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी थी। यहाँ पे एक चीज़ बचा हुआ था केवल हमारा बेटा, क्या इम्पल्स व्हीकल हो गया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस आपके बचे थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। तो इस टॉपिक में ये पॉइंट बचा हुआ, इसके बेस पे इसका एप्लीकेशन क्या होगा बेटा, उसका वो चीज़ें हमारी बची हुई हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए इतनी चीज़ें हमारी बची हैं। तो आज पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज स्टडी करेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लीनियर मोमेंटम स्पेशली स्टडी कर रहे हैं, तो लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज की आपके टॉपिक जो होगी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए पीछे टॉपिक्स पे आपने पूरे कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते रहिए बेटा, क्वेश्चन बहुत कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर एग्जाम में टाइमली आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी हर कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन एक दो करा देते हैं जो पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम को भी टाइम बहुत नहीं है, तो उसको भी देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को भी मेंटेन करना है। तो आप घर पे क्वेश्चंस करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बोला था आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे। तो होता क्या है, पहले बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। आप सभी लोगों ने पढ़ा P = mv बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी गिव्स क्या, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बॉडी का जो मास होता है और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लीनियर मोमेंटम, यानी मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम की कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर बोला जाता है बेटा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, if no external force is applied on any body then its linear momentum will be always conserved। so उस केस में उसकी लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। बोला जाता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व होगी, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम हो फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसके बेस पे जब हम दिखाते हैं, वैसे मोमेंटम जब हम लोग लेते हैं, लीनियर मोमेंटम का जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, सबको फार्मूला पड़ता है बेटा, लीनियर मोमेंटम आप लिखते हो P से, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो आपका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है इसी को हम लोग कह देते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर आपका बोला जाता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा वो दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ठीक, तो उसके डिफिनीशन जो होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो वहाँ पे मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ बेटा, F = dp/dt। F = क्या, वहीं से आप कंजर्व कर लीजिए। देखो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F = पढ़ा था dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर लगा देना आप। ठीक, ये dp/dt है, दिस इज dp/ क्या है बेटा, dt। अब यहाँ से क्या करोगे, F की वैल्यू अगर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, इफ F = कितना, F की वैल्यू जीरो हो, तो dp/dt की जो वैल्यू होगी ये भी हमारी जीरो होगी। और किसी क्वांटिटी का बेटा अगर डिफरेंशियल जीरो होता है तो क्वांटिटी आपका कांस्टेंट होती है। कोई भी क्वांटिटी अगर गिवन है उसका डिफरेंशियल अगर आपका जीरो है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी हमारी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से जब हम दिखाएंगे तो dp/dt की वैल्यू हमारी हो गई जीरो बेटा, या कह सकते हो dp = क्या, जब कंडीशन लेंगे, ठीक है, तो बोला गया हमारा डिफरेंशियल फैक्टर क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे p की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो p = आपका हो जाएगा कांस्टेंट। किसी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशियल जीरो है तो क्वांटिटी हमारी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, पी की वैल्यू हमारी क्या हो गई,
कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि नेट पी जो होगा, जो अगर आप पी इनिशियल के टर्म में बोला जाए तो पी इनिशियल इक्वल टू आपका पी फाइनल हो जाएगा, या नेट जो पी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। अगर बॉडी है मान लो इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है, फाइनली उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रही हैं, फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो उस केस में यानी कि प्रोडक्ट जो आएगा, रिजल्टेंट जो मोमेंटम आएगा वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। रिजल्टेंट मोमेंटम की वैल्यू जो होती है ऑलवेज कंजर्व रहती है, यानी पी की वैल्यू कांस्टेंट, दैट इज पी इनिशियल इक्वल टू हम कह सकते हैं पी फाइनल। पी इनिशियल की वैल्यू जो होगी वो पी फाइनल के बराबर होगा, ठीक है। अगर बॉडी डिफरेंट मासेस के हैं, मान लो आपका एक का m1 है, m1u1 प्लस m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा m1v1 प्लस कितना m2v2। सपोज दैट दो बॉडी हैं जिनकी इनिशियल मास, इनिशियल जो वेलोसिटी है u1 और u2 है, और बाद में वेलोसिटी v1 और v2 हो जा रही है। मासेज आपकी m1 m2 है, तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वेक्टर सम होगा, एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, तो ये जो आपकी है कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो वहाँ पे आपका उसका वेक्टर सम होता है, ठीक है। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से जो हम लोग निकालते हैं बेटा, तो हमारा यहाँ पे वेक्टर सम आपका होता है, ठीक है। तो ये केस आपने एक्सप्रेस कर लिया, जो रिलेशन बन गया हमारा पी इनिशियल पी फाइनल, या कह लो पी की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मोमेंटम जो रहेगा पूरे सिस्टम को ऑलवेज क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक है। दूसरे केसेस होते हैं जो इसमें एक पॉइंट स्टेटमेंट के बेस पे बनता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, मोमेंटम, ठीक है। अब इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एक सेकेंड, बेटा एक पॉइंट इस पे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो हम लोग कह रही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा, मैथमेटिकल हम लोगों ने एक्सप्रेशन कर लिया। उस एक थ्योरेटिकल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस होगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं, उसके इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक पॉइंट आप नोट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ linear momentum is independent. Conservation of linear momentum is independent of, किसके इंडिपेंडेंट होता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट लीनियर मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम की स्टडी करते हैं, बट लीनियर मोमेंटम इज डिपेंडेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ऑन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक पॉइंट आपका बन जाता है बेटा, ठीक है, जो पॉइंट आपका बन जाता है वो हो गया हमारा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट लीनियर मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम की स्टडी करते हैं बेटा, किसकी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम की स्टडी करते हैं, तो उस केस में ये क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेटा डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक, क्या होगा, कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is independent of frame of reference but linear momentum is depends on frame of reference, ठीक। अब यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या होता है, ठीक है, इतना समझ गया, देखेंगे इस पे। कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं एक आध कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अगर आप बोर्ड पे कभी बैठे हो बेटा, एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, और इन एग्जांपल्स पे आपके क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, ठीक। अगर आप कभी बोर्ड पे बैठे हुए हो, बोर्ड मतलब नाव, ठीक है, आप बोर्ड पे बैठे हुए हो और बोर्ड जब किनारे पे पहुंचते हैं, किनारे पे पहुंचे,
तो अगर पीछे से जो भी उसको क्या ऑपरेट कर रहा है, चलाने वाला है, अगर वो सपोर्ट नहीं लगाए या कहीं से उसको फिक्स ना किया जाए, आप बोर्ड से जंप करिए, बोर्ड से कूदिए। जब बोर्ड से आप कूदते हैं ना, तो आप आगे की तरफ जाते हो बेटा, बोर्ड कहाँ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। आप अगर कभी बैठने का चांस मिलेगा, ठीक है, तो आप जब उसको शोर यानी किनारे पे पहुंचता है बोट, उस केस में जब वो रुक जाता है, जब वो क्या करता है आपका, रुक जाता है, रुकने के बाद अगर कहीं से उसको क्या सपोर्टेड नहीं किया गया, बाधा नहीं गया है, ठीक है, या किसी ने बैक साइड से सपोर्ट नहीं लगाया है, उस केस पे आप किनारे पे पहुंचने के बाद जब वो रुक जाती है, आप कूदिए। जब आप जंप करेंगे ना, तो आप देखेंगे आप आगे की तरफ मूव करेंगे, बोट आपका पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। बोट किधर शिफ्ट होगा, पीछे। रीजन क्या है, जब आप किनारे पहुंच गए और बोट आपका रुक गया, नाव आपकी रुक गई, उस केस में नेट मोमेंटम अगर जो स्टिल हो गया, रुका हुआ है, तो नेट मोमेंटम की वैल्यू 0 हो गई। जब आप उस पर से जंप लगाएंगे बेटा, जब जंप आप लगाएंगे आगे की तरफ, आप आगे की तरफ जाओगे, तो उतना ही जितना आपका लीनियर मोमेंटम आगे की तरफ डेवलप हुआ, उतना ही मोमेंटम उसे क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा। तभी रिजल्टेंट मोमेंटम की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इनिशियली जब वो रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, ऑलवेज 0 ही रहेगा। जितना आप आगे की तरफ मूव करोगे, ठीक है, जितने मोमेंटम से उतने ही मोमेंटम से वो पीछे की तरफ मूव करेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आप जितना आगे गए कोई उतना जरूरी नहीं कि आपका बोट पीछे जाए, क्योंकि बोट का मास जो होगा वो आपकी तुलना में हैवियर होगा, तो मास जब हैवियर होगा तो वेलोसिटी कम गेन करेगा ना, तो उस कंडीशन में लेकिन कुछ ना कुछ वो बैक साइड में शिफ्ट होता है। अब वो डिपेंड करता है बोट में कितने लोग हैं, पैसेंजर हैं, उसमें उसका वेट कितना है, वो सारे फैक्टर्स पे, बट वो बैक साइड में उस पर एक मोमेंटम डेवलप होगा। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल भी हमारी 0 करने के लिए अगर हम फॉरवर्ड में जंप करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका उसका मूवमेंट होगा। ठीक, सेकेंड थिंग आप बात करते हो, अगर कंडीशन आपका होता है, आपने गन, किसी ने गन चलाया बेटा, ठीक है, अब आप गन मत चलाइएगा। फिलहाल देखिए, जब एग्जीबिशन वगैरह लगती है यानी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, तो वहाँ पे कुछ बैलून वगैरह फोड़ने के वाले छोटे गन होते हैं। देखो बैलून ऐसे लगाए रखते हैं और उस पर आपको प्राइज होता है कि आप जितने बैलून फोड़ेंगे उसे अकॉर्डिंग आपको कुछ प्राइज मिलता है, समथिंग, ठीक है, या केवल आपको बैलून अपने शौक से आप फोड़ते हैं तो उससे कुछ चार्जेज आपके होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी जो होती है, जब हम लोग गन बेटा फायर करते हैं, क्योंकि वो जो गन आप यूज़ करते हो वो काफ़ी लो रेंज का होता है, वहाँ पे रेंज जो होता है उससे निकलने वाले बुलेट का वो बहुत कम होता है, और बुलेट भी बहुत छोटी सी होती है। अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है, फायर किया तो देखोगे बहुत छोटी सी बुलेट होती है, तो इसलिए वो हमें पता नहीं चलता बेटा। उससे जब हम लोग क्या करते हैं, फायर करते हैं बैलून को फोड़ने के लिए, तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, बट थोड़ा सा अगर आप साइंटिफिकली, ठीक है, अगर उसको इस पर्पज से आप फायर करेंगे कि हमें ऑब्जर्व करना है, तो आपको थोड़ी फील होती है, लेकिन वो बहुत कम होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। लेकिन जो हाई रेंज की गन होती है, जो हमारे हाई रेंज की गन होती है, जब गन से बुलेट निकलता है, जब गन से बुलेट निकलता है बेटा, अगर उसकी रेंज हाई है, तो जितना रेंज ज़्यादा होगा उतना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, जितना भाई मास जो भी बुलेट की है गन के रिस्पेक्ट में, इसीलिए गन जो होते हैं हाई रेंज वाले जो गन होते हैं वो वेटेड बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे, जितना रेंज आपका हाई होगा, जिस गन का रेंज जितना हाई है, मतलब जितना दूरी तक वो मार कर सकता है, बुलेट पहुंच सकते हैं, उतना ही इसका वेट ज़्यादा रखा जाता है, उतना ही वो वेटेड बनाया जाता है। वेटेड बनाने का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब बुलेट निकलेगा, ठीक है, तो काफ़ी, चूंकि बुलेट काफ़ी हाई स्पीड से निकलता है, तो आपको पीछे की तरफ पुश करेगा, और अगर आपने उसको क्या केयरफुली होल्ड नहीं किया है, तो उस कंडीशन पे आपको चोट भी आ सकती है, ठीक है। इसीलिए हाई रेंज की जो गन होती है वो शोल्डर पे सपोर्ट करके क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, ठीक है। वैसे जो फिल्मों में खाली दिखाते हैं कि 56 और एक क्या 47, वो हाथ में हवा में फायर करते हैं, वो खाली फिल्मों में ही कहानी होती है बेटा, एक्चुअल में ऐसा ना पॉसिबल नहीं होता है कि AK-47 AK-56 जो है आप हाथ में लेके और फायर करते हुए दौड़ा के मारिए, बिना सपोर्ट के आप फायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रेंज जो होती है वो हाई होती है, और नंबर ऑफ जो बुलेट वहाँ से पर सेकेंड पास आउट होते हैं, ठीक है, या पर मिनट पास आउट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ बुलेट ज़्यादा फायर होंगे, ठीक है, पर मिनट, तो उसका क्या, और जितना उसकी क्या स्पीड ज़्यादा होगी, हम बोलेंगे बेटा उतना ही जर्क आपको पीछे की तरफ ज़्यादा आएगा। आप कभी कभी पुरानी फिल्में देखिए, ठीक है, तो उस केस में जब आपकी वार होती है, फिल्मों में जो वार दिखाते हैं, एक्चुअल वाला वार तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखाया नहीं जाता है,
फिल्मों में जब वार होता है देखो, जो भी आपका क्या होता है जब फायर करते हैं तो नीचे क्या करते हैं, अगर जो ज़्यादा रेंज की गनें होती हैं उनको नीचे सपोर्ट लगा के तब फायर किया जाता है, एक स्टैंड होता है उस पर लगा के फायर करते हैं। इसी तरह से आपने तोप का नाम तो सुना ही होगा, उस पर बेटा जब फायरिंग दिखाते हैं, जैसे आप 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे नेशनल जो हमारे डेज हैं उन पे जब क्या दिखाए जाते हैं, तो देखो जब वो वहाँ से बुलेट यानी बम निकलता है, एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस निकलता है, तो पूरा सिस्टम जो कि उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है फिर भी बैक साइड में क्या होता है थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। तो उसका सारे का रीजन आपका वही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेटा वो वर्क करते हैं सारे। क्योंकि जब तक आपका वो रेस्ट में सिस्टम है तब तक नेट मोमेंटम की वैल्यू जीरो होती है, और जब आप वहाँ से बुलेट एलिमिनेट होता है, जब बुलेट वहाँ से बेटा निकलता है तो वो आगे की तरफ निकलेगा, ठीक है, या जो भी एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है उसमें से आगे की तरफ निकलेगी, तो उसका एक्शन अगर आगे है तो रिएक्शन फोर्स कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इसीलिए पीछे की तरफ वो प्रेस होता है, पीछे की तरफ दबता है बेटा। तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे क्या कहने का मीनिंग है। अब इस पे जो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट बनता है बेटा, जो हम लोग को न्यूमेरिकल पॉइंट बनता है वो मेनली आपका रॉक क्या रिकॉइलिंग, उसी को रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। कितनी वेलोसिटी वो गन गेन करेगा उसी को हम लोग टर्म देते हैं रिकॉइलिंग ऑफ क्या क्या चीज़, क्या गन कह लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगा देखेंगे। दूसरी चीज़ें होती हैं, अगर कोई भी चीज़ है बट ये प्रैक्टिकली वैसे ये नहीं पॉसिबल है, बाकी जो हमने एग्जांपल लिया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आप खड़े हों, अगर आप ऐसे सरफेस पे बेटा खड़े हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिकली ऐसा कोई सरफेस डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत चीज़ें हम लोग ऐसा पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा कंडीशन हो जिस मान लो ये जो फ्लोर है जो जिस पास पे हम खड़े हुए हैं, अगर ये कंप्लीटली स्मूथ हो, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपकी क्या हो जीरो हो, अगर कंडीशन फ्रिक्शन लेस की होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हम जैसे मान लो लिया हमने, ये मान लो डस्टर आपका होता है ना, डस्टर है, इसको अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस पे खड़े होते हैं और इस डस्टर को उठा के फेंकते बेटा, पहले हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में है तो हमारा मोमेंटम ओवरऑल सिस्टम का जीरो है, हमने इसको अगर इधर फेंकते ना, तो उस केस में जब हम इसको आगे की तरफ फेंकते तो इसके रिएक्शन, ठीक है, एक्शन होता तो रिएक्शन हमारा कितना जाता है पीछे की तरफ, यानी कि हम पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ, जितनी वेलोसिटी से जा रहा है उतनी वेलोसिटी से नहीं मूव करेंगे क्योंकि हमारा मास इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसीलिए जो गन होता है उतनी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव करता जितनी वेलोसिटी से क्या होता है बुलेट जाती है। और दूसरी चीज़ आपकी होती है कि जब जो फायर करता है उसका भी तो मास है, वो भी तो सपोर्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसीलिए जो हाई रेंज की गनें होती हैं उनको शोल्डर से सपोर्ट करके क्या किया जाता है फायरिंग की जाती है, ठीक है। बाकी लो रेंज की जैसे आपका रिवॉल्वर वगैरह होता है, ठीक है, जो राइफल होती है पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए जो राइफल है कि 47 मिलता है आपका, आजकल तो स्टैंडर्ड आपने आने लगे, उस केस में देखिए उनको विदाउट शोल्डर के सपोर्ट के उसको फायर नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। और जो आपका रिवॉल्वर होता है, छोटे जो गन होते हैं उनको आप हाथ से ही क्या विदाउट से क्या सपोर्ट को क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती बेटा, उसकी रेंज जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हाथ से हम उसको क्या कर सकते हैं फायर कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनता है बेटा, ठीक है, जैसे हमने बोला कि अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे होते किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते तो हम पीछे की तरफ शिफ्ट करते, ये भी इसी का एक क्या हो जाता है एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस में, क्योंकि जब तक आप स्टिल हो खड़े हो तब तक रिजल्टेंट मोमेंटम की वैल्यू आपकी जीरो होती है, ठीक। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो हम लोग बेटा इसमें मैथमेटिकली जो मिलता है हमको वो रिकॉइलिंग ऑफ गन पे मिलता है बेटा, क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो रिकॉइलिंग ऑफ किस पे मिलता है, गन पे मिलता है, ठीक है। जब हम गन को फायर करते हैं तो सिचुएशन क्या बनेगा, अब देखिए। तो इसमें एग्जांपल जो हम लेंगे बेटा वो रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं, ठीक है। एक टर्म आता है रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। जो टर्म लेते हैं हम लोग बेटा कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब होता है वही कि जब बुलेट आगे निकलेगी तो गन कितने से पीछे की तरफ जाएगी। हम बहुत अच्छा तो यहाँ डिजाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हम एक जनरल गन का ऐसे बना लेते हैं। सपोज जैसे हमने बना लिया यार ये स्टीमर है और हैंडल वैंडल लगा देते हैं इसमें, ठीक है, और ये मान लो यहाँ लेंस लगा है, एक सुपर गन है, हाँ? तो इस केस में आप ऐसे जूम कर लो यार, डायग्राम से हमें मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। हमने सपोज के लिए इसका गन का जो मास है वो mg है, जी फॉर गन,
इसका जो मास है mg है, और यहाँ से जो बुलेट एलिमिनेट हो रहा है, जो बुलेट निकल रहा है, यहाँ से जो बुलेट हमारा निकल रहा है बेटा ना, बुलेट, इसका मास जो दिया जा रहा है, बुलेट का मास mb है, बी फॉर बुलेट ले लिया हमने। बुलेट जो यहाँ से एलिमिनेट रिलीज हो रहा है उसका मास mb है, गन का जो मास है वो हमारा कितना है, mg है। अगर दो चीजें होती है, एक चीज होता है बेटा गन से जब हम फायर करते हैं तो अगर आप अपने शोल्डर पे सपोर्ट करके फायर करते हैं तो वहाँ पे आपका मास भी काउंट किया जाएगा, और अगर आपका शोल्डर पे सपोर्टेड नहीं है तो गन का मास केवल कंसीडर करते हैं, ठीक। तो देखो क्या है, इनिशियल केस में पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट में है, पहले हमारा पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। तो बोला क्या जाता है, अगर आपने बुलेट जो रिलीज हो रहा है, बुलेट जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये वीवी वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है, जब ये आगे की तरफ वीवी वेलोसिटी से क्या होगा, रिलीज होगा, तो जो गन होगा वो हमारा पीछे की तरफ बीजी वेलोसिटी से सपोज दैट पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ कितने से जा रहा है, बीजी वेलोसिटी से जा रहा है। इनिशियल चूंकि मोमेंटम बेटा जीरो है तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो पी इनिशियल यहाँ पे इस केस के लिए इनिशियल जो मोमेंटम है पी इनिशियल, देखो यहाँ पे पी इनिशियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो, क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली किसमें था, रेस्ट में था। अभी ना तो गन आपका क्या हो रहा, मूव कर रहा था, ना तो बुलेट आपका मूव कर रहा था, दोनों रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम इसे कहते हैं बेटा, हिंदी वाले पढ़े होंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है, पी इनिशियल जो वैल्यू होगा वो पी फाइनल के बराबर होना चाहिए, पी फाइनल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग रिलीज किया, पहले रेस्ट में था, बाद में अगर आपका बुलेट रिलीज होता है, बाद में बुलेट क्या होता है, रिलीज होता है, तो आफ्टर फायरिंग if velocity of bullet, जो बुलेट की वेलोसिटी है इज vb एंड रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन इज vg, देन देखो पी इनिशियल की वैल्यू क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लिखे ही दे रहे हैं, पी इनिशियल इक्वल टू हमारा है पी फाइनल, तो पी इनिशियल की जो वैल्यू होगी बेटा वो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू होगा, अगर हम बेटा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाला डायरेक्शन अपोजिट होगा, निगेटिव होगा। याद रखिएगा क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन का पहले कंसीडर करेंगे तो साइन ले लेंगे, अगर आपको पता नहीं कि किधर जाएगा तो सीधे आप दोनों को ऐड कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये आएगा एम बी इंटू वी बी प्लस एम जी इंटू वी जी। हमें यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना होता है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो गन की वेलोसिटी होगी बेटा वो कितनी होगी वो चीज़ हमें निकालनी होती है, यानी कि जो गन की वेलोसिटी है वो कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो आप निकालोगे, जब वीजी की वैल्यू बेटा फाइंड करेंगे तो आप इधर जाएगा तो माइनस एम बी इंटू वी बी, एम बी इंटू बी बी अपान एम जी के क्या हो गया, बराबर हो गया। निगेटिव साइन आपका शो करता है कि जो वेलोसिटी आपकी गन की होगी, जो गन की वेलोसिटी होगी बेटा, निगेटिव साइन आपको इंडिकेट करता है द वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, जो वेलोसिटी आपके गन की होगी, ठीक है, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ क्या, बुलेट। निगेटिव साइन यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि जो गन की हमारी वेलोसिटी होगी वो बुलेट की वेलोसिटी के बेटा अपोजिट होगा, गन की वेलोसिटी जो होगी वो बुलेट की वेलोसिटी की क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। तो यहाँ से दिखा देंगे वी जी इक्वल टू माइनस एम बी इंटू वी बी अपान एम जी, ठीक है, जो गन की वेलोसिटी है एम बी इंटू वी बी अपान क्या होगा, एम जी के हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को टर्म देते बेटा रिकॉइलिंग आप क्या कह लेते हैं हम लोग, गन कह लेते हैं, किस वेलोसिटी से वो क्या अपोजिट किस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी गेन करेंगे यहाँ से निकाल लेते हैं।
इसी का सेकेंड पार्ट अगर कंडीशन कर लिया जाता है, ठीक, अगर आपका, ठीक है, इफ गन इज होल्ड बाई पर्सन, इफ गन इज होल्ड बाई पर्सन, ठीक है, हैविंग मास यम मैन, यम ले लो, मैन कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर गन को किसने होल्ड कर रखा है, पर्सन ने होल्ड कर रखा है, तब फायरिंग करता है, तब फायरिंग करता है बेटा। जैसे आपने गन को शोल्डर पे लगा दिया और उसके बाद आप फायर कर रहे हो, तो जब उस पर रिक्वायरिंग जो वेलोसिटी होगा ना, गन बैक होगा तो आपको भी तो बैक करेगा, तो गन के मास के साथ आपका मास भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इफ यहीं पे लिख लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं, इफ गन इज होल्ड बाई पर्सन हैविंग मास यम मैन कर लेते हैं, यम मैन या एम कर लो, एम मैन ही कर लेते हैं, एम मैन, ठीक है, या एम पी कर ले, पर्सन लिखा है तो एम पी कर लेते हैं, हैविंग मास एम पी, देन आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, यहां से लिख लेते हैं बेटा रिकॉइलिंग वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। इस केस में रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो होगा, बीजी की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये आएगा बेटा माइनस एम बी इंटू वी बी अपान, अब जो गन का मास है वो तो है ही है, प्लस उस पर्सन का भी मास हम लोग काउंट कर लेंगे, तो ये आएगा बेटा एम जी गन का मास प्लस एम एम या एम पी उस पर्सन का मास, तो ये आपका निकल आता है यहाँ से रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितनी होगी। लेकिन ये ध्यान रखेंगे इस केस में यहाँ पे पर्सन नहीं, पर्सन की होल्डिंग नहीं एक्सप्रेस की गई, क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी आप लेना, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गन इज फायर्ड, ठीक है, बाय होल्डिंग द पर्सन, तब उस कंडीशन में आप इसके मास को काउंट करिएगा, अदरवाइज अगर गन और बुलेट की खाली कहानी बताई जा रही है तो आप यहीं से निकालिएगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ से बेटा, ठीक है, फाइंड करते हैं क्या सिचुएशन बनेगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, याद रहेगा। चलिए, तो ये तो केस होता है, ऐसे सेम कंडीशन है, अगर आप मान लो हमने पहले एक एग्जांपल बताया था कि आप बोर्ड पे बैठे हुए हो, कहाँ पे बैठे हैं बेटा, बोर्ड पे बैठे हुए हैं, अगर आप बोर्ड पे बैठे हुए हो, ठीक है, और उस केस में बोर्ड पे आप बैठे हुए हैं और उस केस में बोर्ड से अगर आप जंप करते हो, बोर्ड से क्या करते हैं आप, जंप करते हैं, तो जंप करेंगे तो पहले जब बोर्ड अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उस केस में अगर बोर्ड आपका कैसा है, रेस्ट में है, तो क्या सिचुएशन बनेगा, बोट अगर आपका रेस्ट में है बेटा तो सिचुएशन क्या बनेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम आपकी जीरो हो जाएगी, ऐसे कंडीशन में आपका इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू जीरो होगी। आपने बोट से बाय द वे जंप किया तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, जैसे यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी, निकला कौन, गन से बुलेट निकला, बुलेट आगे मूव किया, बोट से कौन जंप किया, आप जंप किए, तो आपका मास इंटू आपकी वेलोसिटी, ठीक है, और जो क्या रिमेनिंग जो बोट है, बोट में मतलब बोट प्लस अगर उसमें पैसेंजर है वो सारा जोड़ के जो भी अगर आपके बाद जो बचा हुआ उसमें है सब कुछ काउंट करेंगे, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ द क्या होगा, बोट होगा। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करते समय वही होगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे गन के लिए है, गन के लिए है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे यूज करिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे कुछ बनाया जाता है तो उसके बेस पे बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। चलिए एक पॉइंट इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचता है बेटा, ये तो हो गया, इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूले पे बनेगा, कोई भी कंडीशन रहेगा तो फार्मूले पे ही बनता है, ठीक। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको वर्क पावर एनर्जी में भी आपको कहीं कहीं एक्सप्लेन की जाती है, कहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉलो होते हैं, तो बहुत सारी बुकों में आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ बुकों में आपका क्या होता है, वहाँ पे वर्क पावर एंड एनर्जी में मिलता है, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में भी कहीं कहीं वो दिया गया है। हम लोग पढ़ते बेटा रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझा देते पहले, उसके बाद आपको फार्मूला देख लेंगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट बेटा, ठीक है। ये पॉइंट तो समझ गए ना, चलिए ठीक। इस पे न्यूमेरिकल भी बनता भी है, डायरेक्ट फार्मूले पे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, अभी टाइम रिमेनिंग बचेगा तो लास्ट में का इस पे भी करवा देंगे, ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट उसको, नहीं तो थोड़े के लिए फिर एक वो रह जाएगा।
हम लोग पढ़ते हैं बेटा रॉकेट प्रोपल्सन। सुनो क्या होता है। एटलीस्ट न्यूज वगैरह में तो बेटा जब हमारे बहुत सारे देखते होंगे सैटेलाइट वगैरह लॉन्चिंग होती है, तो उस केस में आपने देखा होगा कि जब लॉन्च होता है न्यूज वगैरह में अगर आपने देखा होगा फिलहाल, तो देखो जब लॉन्चिंग होती है बेटा ना, तो रॉकेट हमारा कहाँ जाता है, वो रॉकेट की हेल्प से ही हम उसको लॉन्च करते हैं। जो भी सैटेलाइट आपका होता है अपने नहीं भागता है, वो किसी रॉकेट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, जिस ऑर्बिट में ले जाकर उसे फिक्स करना होता है, रिक्वायर्ड ऑर्बिट तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जब रॉकेट आपने देखा होगा, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है बेटा, तो उस केस में बहुत ह्यूज अमाउंट में फ्यूल बर्न होकर गैस आपके बाहर रिलीज होती है। पूरा सराउंडिंग जैसे आपकी लॉन्चिंग होती है, सराउंडिंग पूरा धुएं से भर जाता है। ठीक है, अगर देखा होगा तो इतना तो एटलीस्ट पता होगा आपको कि जब आपका क्या करता है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, एक ह्यूज अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में फ्यूल बर्न होके गैस हमारी नीचे की तरफ निकल के पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो यहाँ पे जो रॉकेट है, जब तक आपका लॉन्चिंग पैड पे है, मतलब जिस स्टैंड पे होता है उसे हम लोग लॉन्चिंग पैड बोलते हैं, तो लॉन्चिंग पैड पे जब तक आपका रॉकेट प्रेजेंट होता है, तो उस रेस्ट में होता है, उस कंडीशन में आपका नेट मोमेंटम की वैल्यू जीरो होती है। नेट मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो उस केस में उसके अंदर जो फ्यूल टैंक में फ्यूल्स आपकी होती हैं, क्या होती हैं, फ्यूल्स होती हैं, उनका कंबस्टन होता है। कंबस्टन होने का मतलब होता है उनका बेटा बर्निंग होती है। उनका आपका कंबस्टन होता है, उनका आपका क्या होता है, बर्निंग होती है। ठीक है, और जब बर्निंग होगी, कंबस्टन होगा, उनकी बर्निंग होगी, तो बर्निंग पे क्या होती है, गैसेज हमारी बाहर की तरफ रिलीज होती है बेटा। कंबस्टन पे जो गैसेज होती हैं वो बाहर की तरफ क्या होंगी, रिलीज होती हैं। एक लार्ज लार्ज रेट से, मैंने क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल हमारी क्या होती है, बर्न होती है। लार्ज अमाउंट में फ्यूल हमारी क्या होती है बेटा, बर्न होती है। तो जब लार्ज अमाउंट में फ्यूल आपकी बर्न होगी, तो उस केस में जो गैसेज होती हैं, बर्निंग गैसेज जो होती हैं, वो नीचे की तरफ आपकी रिलीज होती है। नीचे की तरफ आपकी क्या होती है, जो बर्न गैसेज होती है वो नीचे की तरफ हमारी बेटा रिलीज होती हैं। और जब वो नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, तब उसी के एक्शन की वजह से, आपने एक्शन किया, गैस नीचे आई, तो बेटा उसका रिएक्शन जो होगा क्या करेगा, जो हमारा रॉकेट है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है रॉकेट प्रोपल्सन का। ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है रॉकेट प्रोपल्सन का। इनिशियल जो मोमेंटम हम लोग लेते हैं वो आपका जीरो लिया जाता है। इनिशियल मोमेंटम क्या लेते हैं, जीरो, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, आफ्टर लॉन्चिंग रॉकेट ऊपर जाएगा, फ्यूल्स बर्न होकर गैसेज हमारी नीचे रिलीज होती। अब यहाँ पे हम लोग दिखाते क्या है, यहाँ पे दिखाते कैसे है, इस पे हमारा कुछ रिलेशन बनता है बेटा। क्या बनता है, रिलेशन बनता है। ठीक है, तो उस केस में जो रिलेशन हमारा बनेगा वो क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करते हैं देख लीजिए। जब रॉकेट की हम लोग लॉन्चिंग करते हैं बेटा, रॉकेट की लॉन्चिंग करते हैं, तो उसमें पहले फ्यूल फील्ड होता है। आप उसको डिजाइन कर सकते हैं बड़ा सुंदर सा भी, जैसा भी आप करिएगा। हम यहाँ पे अपना दिखाने के लिए क्या है, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली बना लेते हैं। ये मान लिया हमारा रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट जैसा नहीं दिखेगा तो आप हंसिएगा नहीं, फिलहाल बहुत अच्छा आर्ट थोड़ा कम आता है। ठीक, तो देखो ये हमारा बना। इसमें क्या होता है, इनिशियली इनिशियली जो होता है फ्यूल्स पूरा फिल्ड कर देते हैं हम लोग। अब आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं बेटा, अभी बिफोर लॉन्चिंग है, बिफोर लॉन्चिंग है, अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फील्ड कर दिया बेटा, फ्यूल फील्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल हमने क्या किया, फील्ड कर दिया। ठीक, ये फ्यूल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पूरा टैंक हमारा जो फ्यूल टैंक है वो भरा हुआ है। अभी लॉन्चिंग से पहले हमने फ्यूल टैंक को क्या कर रखा है बेटा, भर रखा है। कंडीशन क्या हो रही है, चलिए, तो ये केस आपका हो गया, सिंपल सा रॉकेट हो गया बेटा। इनिशियल जो हम लोग मास लेते हैं, इनिशियली जो मास लेते हैं, जब तक अभी रॉकेट हमारा क्या है, ठीक है, लॉन्चिंग नहीं हुई है, इनिशियल मास यानी कि एम नाट से दिखा देते हैं। मान लो हमारा यहाँ पे एम नाट है इसका, अब यहाँ में एक डायग्राम और बनाना होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे ले लेते हैं एम नाट, इनिशियल मास, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। इनिशियल मास का मतलब होता है मास ऑफ रॉकेट प्लस क्या, फ्यूल। ये दोनों का मास को इनिशियल मास हम लोग कहेंगे। इनिशियल मास का मतलब हो गया मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल।
थोड़ा एक साइड से हम लिखते हैं बेटा, क्योंकि स्पेस की नहीं तो हमें प्रॉब्लम आएगी। स्पेस की या तो यही डायग्राम के नीचे हम लिख लेते हैं, बाकी वहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो हम डायग्राम पहले बना लेते हैं बेटा, तब उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। मानिए पहले ये था, अब कहीं किसी स्टैंड पे मान लो फ्यूल कितना बचा हुआ है, फ्यूल कितना बचा, बाकी फ्यूल हमारा बर्न कर गया, ठीक है। इस केस में जब ये बर्निंग शुरू होगी बेटा, तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? इनमें से एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं बाहर की तरफ। ये आपका एग्जॉस्ट गैस है। एग्जॉस्ट गैस जो होती है, इसके पीछे जो नोजल होते हैं, ठीक है, इससे आपका बाहर की तरफ निकलता है वेरी हाई रेट से, ठीक है। वेरी हाई रेट से वो क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं वो बाहर की तरफ हमारे रिलीज होती हैं। हम ले क्या रहे हैं, मान लिया M0 जो है, यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं कौन क्या है बेटा। M0 हो गया बेटा इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। M0 हम लोग ले रहे हैं बेटा इनिशियल मास हमारा रॉकेट का। रॉकेट का जो इनिशियल मास लिया गया, मतलब जब तक फ्यूल अभी बर्न नहीं हुआ है, ठीक। M है बेटा मास ऑफ रॉकेट एट एनी स्टैंड। M जो है मास ऑफ रॉकेट एट एनी स्टैंड। M हम लोगों ने लिया मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। इसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया किससे, M से। तो M हो गया मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। यहाँ से दिखा दिया किसी इंस्टेंट पे मान लो कुछ जल गया है फ्यूल, अब कुछ बचा हुआ है। M R हम दिखाते हैं बेटा रेजिडुअल मास ऑफ रॉकेट, मतलब पूरा फ्यूल जब क्या करेगा, बर्न कर जाएगा। MR रेजिडुअल, RESI है बेटा रेजिडुअल मास ऑफ रॉकेट। हम समझा देते, रेजिडुअल का मतलब होता है आफ्टर कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल मास ऑफ रॉकेट इज कॉल्ड रेजिडुअल मास। मतलब जब जो उसमें फ्यूल है, जो भी उसमें बर्निंग सब्सटेंस भरा गया है, वो कंप्लीटली मतलब पूरा पूरा बेटा बर्न कर जाएगा, तो खाली उसका टैंक जो बचेगा उसके मास को हम रेजिडुअल मास कहेंगे। उसी के मास को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडुअल मास कह लेते हैं। दिस इज नोन एज आपका रेजिडुअल मास हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यू जो होता है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। ये जो वेलोसिटी हमारी है ना, जो एग्जॉस्ट गैस है, ये जो एग्जॉस्ट गैस है जिस वेलोसिटी से आ रही है, इसे हम लोग कह लेते हैं यू। ये क्या कह लेते हैं, यू कह लेते हैं। और वी जो लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। जैसे अब चलना शुरू किया रॉकेट ने, इसी स्टैंड पे आपकी जो वेलोसिटी है, मान लो ये वी वेलोसिटी से आ रही है, रॉकेट ऊपर की तरफ जो जा रहा है, मान लो इस स्टैंड पे वी वेलोसिटी जा रहा है, तो यू होता है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, वी होता है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी स्टैंड टी। यू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस और v होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है। एक मिनट, EXHAUST तो एग्जॉस्ट है ना। सुन लीजिए अब कौन क्या है, ये चीज हम एक बार फिर से बता देते बेटा। M0 जैसे अभी इसका जो मास है पूरा, इसे दिखा दिया बेटा M0 से, इसका मैं इसका मास दिखा दिया M से, ठीक है। और जब पूरा फ्यूल बर्न कर जाएगा तो उसे MR से बोलेंगे, ठीक। ये वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, जिस वेलोसिटी से आपकी गैसेस बाहर निकल रही है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस कहलाती है। V जो होता है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, जिस स्टैंड पे आप उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, जिस स्टैंड पे उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं,
वो वेलोसिटी आप हमारा क्या कहलाता है, रॉकेट कहलाता है बेटा। ठीक, अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ बर्निंग देखो बेटा, जितना तेजी से फ्यूल आपका बर्न करेगा, जितना तेजी से फ्यूल हमारा बर्न करता है, उतना ही आपके जो गैस रिलीज होगी ना उतनी ज़्यादा होगी। इसका तो उस पर लगने वाला जो एक तरह से कहते थे हम लोग फ्लूइड में अपथ्रस्ट फोर्स, उतना ही यहाँ पे बेटा हमारा ज़्यादा लगता है। तो अभी हम लोग निकालेंगे कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, किस कितने फोर्स से वो ऊपर की तरफ जाएगा, फोर्स निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी का आपको डिटरमाइन करना है तो हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाबू, तो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। यहाँ सब लिख लेते हैं। बोला गया इफ रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर जो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो हमारा डीएम अपॉन डी है, यही लिख ले एक पॉइंट और, डीएम बाई डी, इसे कहते हैं रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल के बर्निंग का रेट है वो डीएम अपॉन डी है, मतलब कंबस्शन जिसे कह लीजिए। बर्निंग का मतलब यहाँ पे कंबस्शन हो गया। ठीक है, जो फ्यूल है कितना, किस रेट से आपका कंबस्शन उसका हो रहा है, यानी कि पर सेकेंड कितना फ्यूल जल रहा है, उसे रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल कहेंगे या रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल कहेंगे बेटा। ठीक, तो ये तो हमारे पॉइंट हो गए कि क्या किसका मीनिंग क्या होगा। अब हम लोग जो निकालते हैं थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, यफ की जो वैल्यू आती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। देखो, एक तो एग्जॉस्ट गैस कितनी तेजी से आ रही है, और दूसरा जो आपका रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो कितना है। ठीक है, अगर mg, अगर हम लोग क्या करते हैं mg यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो वहां से माइनस आप mg कर लेते हो। जनरली जब हमारा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी निगलेक्टेड, हम कर लेते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट को हम लोग निगलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाएगा तो वेट हमारा नीचे लगता है। ठीक, लेकिन वहाँ पे चूंकि वेलोसिटी उतनी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, होता नहीं इग्नोर है, हम लोग इग्नोर करके कंसीडर किया जाता है। तो लिखेंगे पहले हम लोग फर्स्ट ऑन द रॉकेट में तो टोटल लिखेंगे, बट कंडीशन जो आपकी होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे, अभी बाद में हम लोग उससे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आपका फर्स्ट ऑन द रॉकेट, फर्स्ट ऑन द रॉकेट। यहाँ थ्रस्ट का मतलब हो गया बेटा ऊपर की तरफ उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यफ की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं एफ इक्वल टू होता है माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। ये एम जी जो है, यम है आपका क्या, उस इंस्टेंट पे मास, एम जो है वो बेटा उस इंस्टेंट पे हमारा क्या है, मास होता है बाबू। ठीक है, तो इसके बेस पे आप दिखाएंगे तो कंडीशन क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। ठीक है, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड, निगलेक्टेड, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देंगे तो रिलेशन ये जो था ना ये बन जाएगा एफ इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम अपॉन डी टी। जो वैल्यू आएगी एफ इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई क्या होता है आपका डी टी के बराबर हो जाता है। तो वैल्यू हमारी जो होती है माइनस यू डी एम बाई डी टी होगा बेटा। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि आपका जब फ्यूल, क्योंकि ये वेलोसिटी यू किसकी है, ये बर्न्ड गैसेस की है, जो गैस आपकी रिलीज हो रही, तो जब ये नीचे आएगा ना तो रॉकेट हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो माइनस साइन यानी फोर्स उस पर, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि जब गैसेज हमारी नीचे रिलीज होगी तो उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो वो माइनस साइन उस चीज को इंडिकेट करता है। एक हो गया हमारा। अब अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट अगर निकालना है तो ये पॉइंट हमने ये लिख दिया, बी पॉइंट बेटा एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो आप जानते हैं ए बराबर एफ बाई एम होता है ना, तो ए की वैल्यू होगी बेटा एफ बाई एम, और ये वैल्यू होगी माइनस यू बाई एम इंटू डी एम अपान डी टी। अगर इस वाले क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है, तो अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो यू बाई एम डी एम अपान डी टी माइनस क्या हो जाएगा जी, अरे एम जी बाई एम होगा तो हो जाएगा क्या, एम एम कैंसिल, जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगा आर करके, या ऐसे कर लेते इफ, एक तो रिलेशन हमारा ये बन गया इफ, यहाँ फिर लिखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड, अगर निगलेक्ट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस यू बाई एम
इंटू डी एम बाई डी। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं माइनस यू बाई एम इंटू डी एम बाई क्या होता है आपका डी टी के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। गर्मी आजकल बेटा बहुत ज़्यादा हो रही है यार। ठीक, तो यू बाई एम इंटू डी एम बाई क्या हो गया डी टी के हमारा बराबर हो गया। तो इसके बेस पे आपने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा अगर ग्रेविटी को निगलेक्ट करेंगे, और ये ग्रेविटी को निगलेक्ट नहीं करेंगे तब कंडीशन क्या बनेगी। दोनों चीजें हम लोगों ने लिख दिया है। तीसरा केस आपका होता है, ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं कि अगर वेलोसिटी आपको निकालना है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो जब वेलोसिटी निकालते हैं ना तो v की जो वैल्यू यहाँ पे आती है v इक्वल टू यू log e बेस m नॉट बाई m। m नॉट होता है मास ऑफ द इनिशियल मास और m है तो किसी टाइम t पे मास। ठीक है, किसी टाइम t पे मास। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। यहाँ स्पेस थोड़ा सा यहाँ से लिखे बेटा, यहाँ से ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, इसके लिए जो हम लोग रिलेशन बनाते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट के लिए, तो v इक्वल टू होता है, जो वेलोसिटी हमें मिलता है v इक्वल टू हो गया हमारा बेटा u। u जो होता है वो होता है इनिशियल जो सॉरी u वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, तो u हो जाएगा log e बेस m नॉट बाई m। v इक्वल टू u log e बेस m नॉट बाई m। ये तो कंडीशन हमने लिखा अभी ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी को भी कंसीडर करेंगे तो माइनस जी इंटू टी, माइनस जी टी। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ इफेक्ट ऑफ, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज निगलेक्टेड, ग्रेविटी इफेक्ट इज निगलेक्टेड, जैसे बाकी जगह हम लोग निगलेक्ट किए, तो उस कंडीशन में आएगा v इक्वल टू यू log e बेस m नॉट बाई। फिलहाल मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अब log e बेस को अगर बेस 10 में हम लोग कन्वर्ट करते थे तो 2.303 से बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वहां पे जब करेंगे यही वैल्यू हो जाएगी r करके v इक्वल टू यू, या लिख लेते हैं आगे 2.303 u log बेस 10 हो जाता है m नॉट बाई m। m नॉट बाई क्या हो जाएगा बेटा m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बना लो क्वेश्चन नंबर 4, इसे हो गया 5, इसे बना लो 6 और इसे बना लो 7। निवेका लगाते समय फाइनल वेलोसिटी यहीं से ऑब्टेन करते बेटा, फाइनल वेलोसिटी जो होती है हमारी उसे हम यहीं से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और जब हम लोग यही कह लेते हैं बर्नट आउट स्पीड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट की स्पीड मैक्सिमम कब होगी बेटा, रॉकेट की स्पीड मैक्सिमम कब होगी। रॉकेट की स्पीड मैक्सिमम तब होती है जब जस्ट कंप्लीटली जो है जो फ्यूल होता है वो बर्नट हो जाए, उसी को बर्नट आउट स्पीड कहते हैं। मतलब जो फ्यूल है ना, ये फ्यूल जैसे जैसे बर्न करता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड हमारी क्या होती बढ़ती जाती है। जिस इंस्टेंट पे पूरा फ्यूल बर्न कर चुका होगा, जस्ट कर चुका होगा, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट कहते हैं, और वो मैक्सिमम होता है। वो वैल्यू हमारी क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम स्पीड अगर पूछा जाए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन, तो आप कहोगे कंप्लीटली फ्यूल विल बी बर्नड आउट। जब कंप्लीटली फ्यूल का होता है जिस इंस्टेंट पे बर्नड आउट होगा उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है रॉकेट की वो मैक्सिमम होती है, तो इसी को हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं रॉकेट की। क्या कहेंगे उसे बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कहेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट हम लिख लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द क्या रॉकेट में अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, रॉकेट अटेन्ड maximum velocity just when fuel will be completely burnt। कंप्लीटली जब फ्यूल कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा बर्नट हो जाएगा, कंप्लीटली जल जाएगा उस इंस्टेंट पे, एंड इसी को कहते हैं बर्नट आउट स्पीड। ठीक है, बर्नट एंड द स्पीड इज नोन एज द स्पीड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा उस इंस्टेंट पे बर्नट आउट स्पीड, बर्नट आउट स्पीड कहलाता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम होती है, तो बी मैक्सिमम अगर लिखना चाहोगे तो ये आएगा बेटा
303 log base 10 u, यहाँ मिस हो रहा है, u log base 10 यम नॉट अपान यम आर हो जाएगा। आर मतलब रेजिडुअल मास हम लोगों ने लिखा था, देखो यहीं पे होगा रेजिडुअल मास ऑफ रॉकेट, वहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन इनके बेस पे आपको पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल भी हमने कॉन्सेप्ट बता दिया क्या क्या पूछा जाएगा, और जो मैथमेटिकल है अगर आपको क्या पूछा, थ्रस्ट फोर्स पूछा जाएगा, तो यानी थ्रस्ट फोर्स पूछा जाएगा तो ये हो गया, एक्सेलेरेशन पूछा जाएगा, ये दोनों इक्वेशन है थ्रस्ट के, लेकिन ये जब ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे तब, ये ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे तब। ज्यादातर जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं बेटा ग्रेविटी को इग्नोर करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने दोनों का इंडिविजुअली लिख दिया है। ये तब का है जब हमारा क्या ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, ये तब का है बेटा जब ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी जब ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे तो ये मिलेगा, ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे ये मिलेगा, इसी को आप बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, हमने कहा बर्न आउट स्पीड, बर्न आउट स्पीड वो स्पीड होती है जब रॉकेट का कंप्लीटली फ्यूल जो होता है वो हमारा बर्न कर जाता है, उसे हम लोग टर्म देते हैं बेटा बर्न आउट स्पीड कह देते हैं, उसी को नाम क्या देते हैं आप, बर्न आउट स्पीड कह लेते हैं। ठीक है, और जो बर्न आउट स्पीड की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, जो बर्न आउट स्पीड होता है हमारा रॉकेट का वो मैक्सिमम स्पीड होता है, क्योंकि उस समय रॉकेट का मास सबसे कम हो चुका होता है और वेलोसिटी वो सबसे ज़्यादा गेन कर चुका होता है, तो वो कंडीशन हो गया हमारा, उसी को हम लोगों ने टर्म दिया बर्न आउट स्पीड कह लिया। उसे क्या कह लिया बेटा आपने, बर्न आउट स्पीड कह लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है, इसके बेस पे हम दिखा देते हैं। और जो रॉकेट आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आपका काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ किससे बेटा, मोमेंटम पे आपका काम करता है। ठीक है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे हमारा काम करता है। ठीक है, फ्यूल नीचे यानी कि जो बर्न गैसेज नीचे आती हैं तो रॉकेट हमारा कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जब गैसेज नीचे आती हैं तो हमारा रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, पूरा 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, समझा देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट यूनिट फ्रिक्शन कल से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया भैया, चलिए ठीक। तो ये तो कंडीशन आपका होता है, रॉकेट प्रोपल्शन का क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पे हम लोग देख लेते हैं। एक हम ऐसे जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे कैसे होता है। अगर कह दिया जाए बेटा हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं बेटा इसी के बेस पे। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट विल बी 1000 kg। ठीक है, कितना है, 1000 kg है। ठीक है, इनिशियल मास रॉकेट का जो है 1000, हम बहुत कम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। ठीक, 1000 बेटा kg है। इफ एंड कर एंड रेजिडुअल मास इज 100 kg, 100 kg। ठीक है, आगे है इफ वेलोसिटी ऑफ बर्न गैस, वेलोसिटी ऑफ burnt gas will be 200 मीटर पर सेकेंड,
200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 50 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। जो वेलोसिटी है बर्न गैस की वो 50 मीटर पर सेकेंड हम लोग ले रहे हैं, 50 मीटर पर सेकेंड आपको दिया गया है, ठीक है, बर्न गैस की वेलोसिटी दी गई है, ठीक। देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट when complete fuel will be burned, complete fuel जब बर्न कर जाएगा, ठीक है, if effect of gravity is neglected, if effect of gravity is neglected, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को बेटा हम लोग क्या कर दे रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, ये सिचुएशन हम यहाँ से देख रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। अभी हम लोग ने लिखा था वी, जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते हैं तो उस केस में फार्मूला आया था बेटा 2.303 U, ठीक है, log बेस 10 m0/mr, यही मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी, यही हमें चाहिए, रेजिडुअल हमें, हम लोगों ने क्या कहा था इसी को, बर्न आउट वेलोसिटी, वही हमें चाहिए था बेटा। तो ये वैल्यू हो गया बेटा 2.303, यू की वैल्यू आपको 50 दिया गया है, ठीक, log 10 बेस, इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा 10,000 ले लेते हैं यार, थोड़ा सा 10,000 ले लेते हैं, 1000 को बजाय 10,000 ले लेते हैं, तो ये हो गया 10,000/100। देखो 2 जीरो हमारा यहाँ से कट गया, तो यार log 100 आया, 100 का मतलब 10 to power 2, 10 के पावर 2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 11, डेसिमल हो गया बेटा 3 डिजिट पे, log बेस 10, ये आएगा 10 to power 2, 2 हमारा आगे आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, ये 2 1 जा 2 1 3, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, डेसिमल हमारा 3 डिजिट पे था, इतना मीटर पर सेकेंड, या इसे भी लिख सकते हैं 230.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी इस केस में रॉकेट आपको गेन करेगा ये 230 मीटर पर सेकेंड। बेटा 10 to power 2 का होगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें 2 से आपने मल्टीप्लाई, एक लाइन हमने घटा दिया है, हम लिख देते हैं भाई, ठीक है, तो एक लाइन हम शॉर्ट आउट कर रहे थे, कर दे, समझ जाएंगे ना, ये 2 पावर जो होता है आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वैल्यू हमारा इतना मिल जाएगा, एक लाइन स्पेस कम था, हमने शॉर्ट आउट कर दिया है, ठीक, तो समझ गया ना। इस टाइप से आपका क्वेश्चन कभी वेलोसिटी पूछ लेगा, कभी फोर्स पूछ लेगा, कभी एक्सेलरेशन पूछ लेगा, जो भी पूछेगा कंडीशन आपकी यही रहती है, ठीक है। तो ये यूनिट बेटा अपना कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा, ये जो हमने फोर्स में पढ़ा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, ये सारे यूज होंगे बेटा, ठीक है, उसमें केवल इंक्लूड हमारा हो जाएगा एक अनदर फैक्टर जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, ये यूनिट अपनी बेटा कंप्लीट हो गई है, इस पे क्वेश्चन कर डालिएगा, किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर कांटेक्ट करके पूछ लेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके।